नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में उत्तराखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। हमारा पुष्कर न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। अब एग्जिट पोल आने के बाद ऐसा होता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में सरकार बनने का जो दावा किया जा रहा है वो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा अगर ये एग्जिट पोल परिणामों में बदल जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा से यह रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। लेकिन क्या इस बार इतिहास रचा जाएगा? क्या बीजेपी वापसी करेगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल कोठियाल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी एफएम न्यूज में। शुरुआत जयसिंह रावत जी आपसे ही करूंगा। एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो ये एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इतिहास रचने जा रही है बीजेपी। आपका क्या मानना है? नहीं, ये कतई नहीं कह रही है बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। वो जितने एग्जिट पोल है वो आधा बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और आधा कांग्रेस की बना रहे हैं। तो वो जो स्थिति है पहले जो आ रहा था कि बिल्कुल उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है, वो स्थिति बरकरार है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार बना सकता, लेकिन संभावना हंग के असेंबली की है, और हंग असेंबली में निर्दलीय होंगे, ये बीएसपी या यूकेडी टाइप के जो दल होंगे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राहुल कोठियाल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? करीब से आपने चुनाव को देखा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण कि एग्जिट पोल कितना सही कह रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल का जो पुराना इतिहास रहा है तो ये फ्लक्चुएशन हमको हमेशा देखने को मिलते हैं कि एग्जिट पोल अमूमन सही होते हैं तो अमूमन गलत भी होते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज हम इन बार के एग्जिट पोल का देखें तो लगभग 10 अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। और एग्जिट पोल्स का अगर पोल्स देखा जाए, जिसे पोल्स ऑफ एग्जिट पोल कहा जाता है, कि 10 अलग अलग एजेंसीज के जो एग्जिट पोल्स हैं उनका एवरेज क्या कहता है, तो उनका एवरेज इस बार बीजेपी को कांग्रेस से थोड़ा एज देता हुआ दिखा रहा है। लेकिन वो भी यही दिखा रहे हैं कि पोल्स के अनुसार जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो लगभग 35 सीट बीजेपी को दे रहा है और 32 सीट कांग्रेस को दे रहा है, और 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीट अन्य को जाती हुई पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स के अनुसार दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पे जो माहौल था, एग्जिट पोल इसलिए कल हम लोगों ने कई अन्य लोगों से उन लोगों से बातचीत की जो लोग बहुत क्लोजली पिछले 20-22 सालों से इन चुनावों पे नजर रखे हुए हैं, उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। तो उनका भी मानना ये था कि एग्जिट पोल थोड़ा सा जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद की जा रही थी उस तरह एग्जिट पोल वो इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद फाइनली पता चलेगा। कुछ एग्जिट पोल जैसे कि टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसने सबसे ज्यादा 43 सीट बीजेपी को दी है, और टुडे चाणक्य का ये पैटर्न रहा है कि वो हमेशा बाकियों के एग्जिट पोल से ज्यादा शार्पली अलग होता है उनका एग्जिट पोल। तो वो कई बार बहुत एकदम हिट करते हैं बोल साइड को, लेकिन कई बार मुंह छुपाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है कि पोल्स ऑफ एग्जिट पोल के अनुसार भी कोई क्लियर मेजॉरिटी या क्लियर स्वीप करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, सिर्फ एक सी वोटर ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे रहा है, बाकी सब बीजेपी से कम ही सीटें दे रहे हैं, चाहे टुडे चाणक्य हो, चाहे जन की बात हो, चाहे वीटो हो। सिर्फ एक सी वोटर ऐसा है जो 32 से 38 सीटों की बात कर रहा है, जहां पर सी वोटर बीजेपी के लिए 26 से 32 की बात कर रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि एग्जिट पोल की बात, इतिहास की भी बात करें तो एग्जिट पोल हमेशा सही हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन क्या क्योंकि जो एक पैटर्न उत्तराखंड का रहा है, उस पैटर्न को अगर हम देखें तो हमेशा से ये रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार जो ये बहुत क्लोज फाइट हो रही है, तो क्या जो लास्ट में सीएम चेहरा बदला गया है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है?
देखिए हर्ष, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी वोटर ने ही कांग्रेस को ज्यादा सीट दी हो। वी न्यूज का जो डिजाइन बॉक्स के साथ में विश्लेषण आया है उसमें 35 से 40 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है। इसके अलावा टीवी 9 ने जो सर्वे किया है उसमें बीजेपी को 31 to 33 दिया गया है, जबकि कांग्रेस को 33 to 35 दिया गया है। और न्यूज एक्स ने भी कांग्रेस को ज्यादा लीड देते हुए दिखाया। तो इसीलिए मतलब अगर 3-4 सर्वेज में बीजेपी आगे नजर आती है तो 3-4 सर्वेज ऐसे भी हैं जिनमें कांग्रेस आगे। अब ये कितने विश्वसनीय होते हैं वो उस पर एक सवाल जरूर उठता है, और एग्जिट पोल की विश्वसनीयता हमेशा अंत तक जाते जाते हम देखते हैं कि गड़बड़ाती है। बाकी जहां आपने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चुनाव परिणामों पे, तो मेरे को लगता है कि उसके लिए बहुत जल्दबाजी होगी एग्जिट पोल के आधार पे ये बात कहना, क्योंकि ये हमने देखा कि कांग्रेस के जो बीजेपी सीएम थे हरीश रावत, उनका चुनाव खुद जहां तक ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा था उनका चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है, और वैसा ही चुनाव फंसा हुआ पुष्कर धामी का भी नजर आ रहा है। तो उसका कितना फर्क पड़ेगा ये 10 तारीख के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद इस पर बेहतर विश्लेषण होगा। ठीक है, जय सिंह राव जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि किन मुद्दों पर बीजेपी को फायदा मिला और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी बैकफुट पर आई, और यही सवाल कांग्रेस को लेकर भी मेरा है। देखिए किन मुद्दों में ये बैकफुट पर तो इसलिए आई कि नॉन परफॉर्मेंस है। बैकफुट पे इसलिए आई, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूमि कानून है, आपका लोकायुक्त है, स्पष्ट राय नहीं है, और गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, और बार बार मुख्यमंत्री बदलना है। ये तो इसलिए बैकफुट पे आई। और लगभग जनवरी के मेरे ख्याल 1-2 तारीख तक स्थिति ये थी कि बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही थी कांग्रेस से, लेकिन उसके बाद जो फ्रंट फुट पे ये आए, हिंदुत्व की तरफ से आए, इन्होंने अचानक घर में रातों रात चलाया कि भाई ये तो इन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जबकि वो किसी, मुझे लगता है ना कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, ना कांग्रेस किसी बड़े नेता ने ये घोषणा की थी। लेकिन उनका जो बीजेपी का जो अफवाह तंत्र है उसने पूरा उसको फैलाया, और इतना फैलाया कि आम आदमी को विश्वास हो गया कि वास्तव में अगर कांग्रेस आएगी तो ये यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वही बात पहले भी ये लगाते रहे कि साहब मदरसे पहाड़ में वो बन रहे हैं, आपकी मस्जिदें बन रही हैं, और सारी चीजें वो डाइवर्ट करते रहे। तो कुल बल्कि उनके कुछ विधायक ऐसे भी थे जो कहते थे कि मुसलमानों को जो नाई है उनसे बाल मत बनाइए, आप उनसे सब्जियां मत खरीदो। इस तरह की बातें हो रही थी, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही थी। पिछली बार कोटद्वार में दंगा हुआ, हल्का फुल्का, उधर अगस्तपुरी की तरफ भी हुआ, कुछ 1-2 जगह और ये कराने की कोशिश की गई ताकि पोलराइज हो जाए मजहब के नाम पर। तो इस वजह से लोगों को असर पड़ा थोड़ा बहुत, इसीलिए बीजेपी टक्कर में आई। और अगर असली मुद्दों की बात आती तो मुझे लगता नहीं वो बीजेपी 10-12 सीट भी आती। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो एक तरफ नहीं है, आज भी नहीं है, जो एग्जिट पोल है वो आधा आधा है। इसका मतलब टक्कर उनके हिसाब से भी बराबर की टक्कर है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है, एग्जिट पोल का मतलब होता है जो पोलिंग स्टेशन से बाहर आते समय जो मत व्यक्त किया गया किसी एजेंसी से के सामने कि भाई हमने फलां को वोट दिया या फलां का रुझान किया, वो तो उसको एग्जिट पोल कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप टेलीफोन से बात कर दिया वो जो हो। और अब आपने तो देखा है, आपने यहाँ पर देहरादून में काम किया है, आप चक्राता के बहुत रिमोट एरिया में देखो कौन इनके पोलस्टर कितने गए होंगे। आपके उत्तरकाशी के मोरी साइड में कहा गए हैं, जहाँ ये गए हैं राहुल गए हैं, इधर गंगोत्री वो इंटीरियर में ये लोग गए थे, गगरानी साइड गए थे, वहाँ इनके कितने पोस्टर गए हैं सर्वे करने के लिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 7,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पैदल जाना पड़ता था 1 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक। पहाड़ में 1 किलोमीटर भी बहुत होता है, आप समझते हैं ना। तो इनके लोग कितने सर्वे करने गए होंगे। ये सारा जो एग्जिट पोल उत्तराखंड के मामले में टोटल ये तो फर्जीवाड़ा है, क्योंकि एग्जिट पोल का मतलब ये है कि आप प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तब हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि 11,000-12,000 पोलिंग स्टेशन पर या ये 100-200 पर अगर गए होंगे तो इतनी डाइवर्सिटी जहाँ पर है उससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और ये स्थिति ये है कि ठीक है, कल परसों तक खुश रहो, जिसको सीटें ज्यादा आ रही हैं वो खुश हो रहा होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं।
असली नतीजे तो 10 को ही पता चलेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस 36 सीट नहीं ले जाती है तो बीजेपी कम सीट आने पर भी सरकार बना सकती है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। ठीक है राहुल कोठियाल जी, इंटीरियर की अगर हम बात करें, आप खुद गए, मैंने भी आपकी कई रिपोर्ट्स देखी हैं, क्या मुद्दे थे वहां पर और वहां की जनता का मूड क्या था? देखिए हर्ष, ये बात रावत जी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इंटीरियर इलाके हैं वहां तक सैंपल साइज लेने के लिए और या वहां तक फीडबैक लेने के लिए जितने भी सर्वे एजेंसी हैं उनके नुमाइंदों की वहां तक नहीं हो पाती है। लेकिन हमको इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पहाड़ में सिर्फ जो मैदानी जिले हैं, 3 मैदानी जिले मिलके 4 मैदानी जिले मिलके जितना वोटिंग परसेंटेज बनाते हैं या जितना नंबर ऑफ सीट्स बनाते हैं, उसकी तुलना में जो पहाड़ के 9 जिले हैं वो उनका टोटल नंबर ऑफ सीट जो है उससे कम है। इसलिए मैदानी इलाकों में क्या होता है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि मैदान के इलाकों से सीट कौन ले जाएगा। आपने सवाल किया कि पहाड़ में क्या इश्यूज हैं, ये बात हमको कहते हुए बड़ी पीड़ा भी होती है हर्ष की उत्तराखंड राज्य की मांग जिन मुद्दों को लेकर के की गई थी, एक पहाड़ी राज्य की मांग, वो उन इश्यूज पे फेलियर ज्यादा नजर आता है। क्योंकि अगर 22 साल बाद भी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अगर बन जाते हैं, और ये बात बहुत इतनी बार दोहराई गई है कि कई बार क्लीशे लगने लगता है ये मुद्दा कि सड़क, स्वरोजगार या रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजें इतनी मूलभूत चीजों की भी वो नहीं है। लेकिन वहाँ की एक चीज और भी है कि मुद्दों पर चुनाव जो है वो अमूमन नहीं होता है, जिसका जिक्र अभी रावत जी ने भी किया कि बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए प्ले करते हैं। कुछ उसमें कम्युनल एंगल भी हैं जो प्ले करते हैं, लैंड जिहाद जैसे इश्यूज हैं जिनको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी, तो ये कम्युनली चार्ज करते हैं पूरे माहौल को। और स्वास्थ्य, सड़क या रोजगार जैसे इश्यूज पर वोट कन्वर्ट नहीं होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और वोटिंग जो है उन मुद्दों पर होती है जिन मुद्दों को एकदम लास्ट टाइम से माहौल की तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है जयसिंह राउत जी, आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या स्थिति रहेगी आम आदमी पार्टी की? ऐसा है, ये सवाल राहुल से पूछा होता तो वहां की ज्यादा नहीं, मैं आऊंगा उनके पास भी, लेकिन मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाह रहा हूं। इस सवाल पे मैं उनके पास भी आऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे वो गंगोत्री से लड़ रहे थे और राहुल ने वहाँ अच्छा कवरेज किया है, इनको वहां की ज्यादा पता है। जहां तक मेरा विचार है, मुझे लगता है एक आध कोई सीट आ गई तो इनकी किस्मत से आ जाएगी, वरना शायद ही किसी की जमानत बचेगी। क्योंकि जमानत तो बचाना मुझे लगता है गंगोत्री में भी बहुत आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। और इनका जो रोल है मुझे लगता है यहाँ पूरा हो चुका है। इन्होंने कांग्रेस को जितना डैमेज करना था, उनकी संभावनाओं को जितना छेड़ करना था वो कर दिया। अब आगे सरकार के जो फॉर्मेशन में इनके बजाय हो सकता है बीएसपी का रोल होगा, यूकेडी का होगा और इंडिपेंडेंट का होगा। क्योंकि इनकी मुश्किल से कोई कहता है कि एक का दुक्का आ सकती है इधर काशीपुर से या हरिद्वार से, ऐसी संभावना बाकी कहीं से उनका चुनाव की नहीं है। लेकिन ये कई जगह 2-2, 3-3 हजार वोट लेके गए हैं। वो फ्लोटिंग वोट जो था एंटी इनकम्बेंसी का था, वो कांग्रेस उसको फायदा उठा सकती थी, वो इन्होंने इनकी आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ठीक है राहुल कोठियाल जी, आम आदमी पार्टी को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मैं एग्री करता हूँ हर्ष रावत जी की बात से कि उनका जो वोट परसेंटेज है सीट्स में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। और वो बहुत क्लियरली हम लोग एग्जिट पोल्स में भी देख रहे हैं कि 10 के 10 जो अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल्स आए हैं, किसी ने भी आम आदमी पार्टी को 1-2 सीटों से ज्यादा नहीं दिया है। अधिकतर में तो बिल्कुल 0 सीट बताई है। 1 या 2 सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में शायद 1 सीट उनकी या 2 सीट उनकी निकल सकती हैं। और जहां तक उनकी सीएम फेस की बात है, उनकी सीएम फेस क्योंकि मैंने पर्सनली उस सीट पे जाके देखा है, तो उनका भी कोई लोगों के बीच में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। हालांकि एक चर्चित चेहरा रहे हैं कर्नल कोठियाल, और जब तक पॉलिटिक्स में नहीं थे और तब तक उनका जो लोकप्रियता थी लोगों के बीच में, उनके केदारनाथ से जुड़े हुए कामों को लेकर के, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता जो है वो पैन स्टेट लेवल पे देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए सीट में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और स्पेशली अगर हम वोटिंग पैटर्न भी देखें,
ये 2002 से और 2017 तक के जो 5 चुनाव हुए हैं, 2022 तक के, इन 5 चुनावों में लगातार इलेक्शन पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेशनल पार्टीज जो कि कांग्रेस और बीजेपी है, इन दोनों ने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है अपना वोटिंग परसेंटेज। और जहां पहले 2002 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से इतर उत्तराखंड क्रांति दल और कुछ निर्दलियों की भूमिका भी इंपॉर्टेंट थी और अच्छा खासा वोट शेयर वो ले जाते थे, यहाँ तक कि बीएसपी भी अच्छा खासा वोट शेयर ले जाती थी, उसमें लगातार डिक्लाइन हुआ है। तो उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच करने का काम आम आदमी पार्टी जरूर कर सकती है कि वो, जैसा रावत जी ने बताया, कि हर सीट से 2000-2500 वोट के करीब वो ले जाए, जिससे कि उनका एक चंक ऑफ वोट परसेंटेज जो है वो बन जाए। लेकिन सीट में कन्वर्ट होता हुआ ये इलेक्शन कहीं नजर नहीं आया कि आम आदमी पार्टी को सीट दे रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जिट पोल की बात करें तो कुछ एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि चाहे हरीश रावत हूं और चाहे पुष्कर सिंह धामी हूं, दोनों अपनी सीट पर जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल किससे है सर, अभी मैं राहुल कोठियाल जी से पूछ रहा हूं, फिर इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी आऊंगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, मैंने ये जिक्र भी किया आपके पूछने से पहले भी कि दोनों सीट जो हैं, दोनों सीएम सीट्स जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के, दोनों का ही चुनाव को अटका हुआ नजर आता है। और उस सीट पे क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र छिड़ा है, तो आम आदमी पार्टी जिस सीट से अभी सिटिंग सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कलेर, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि चुनाव जीतते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि एक बड़ा वोट शेयर वो ले जाएंगे। और वो बड़ा वोट शेयर अगर ले जाएंगे तो वो किसको डैमेज करते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो सीधे सीधे कांग्रेस को डैमेज करेगी, इसलिए उनका चुनाव फंसा हुआ नजर आता है। लगभग वही स्थिति हरीश रावत के चुनाव क्षेत्र में बन रही है, क्योंकि हालांकि जहां से वो बाद में फाइनली लाल कुआं जब वो पहुंचे चुनाव लड़ने के लिए, तो वो सीट बहुत रिसर्च करने के बाद कांग्रेस ने उनके लिए वो सीट सेलेक्ट करी थी। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। उस सीट की एक खासियत ये भी है कि उसमें वन पंचायत वाले कुछ गांव आते हैं। और मैं चाहूंगा हर्ष की इस इशू पे आप लोग अपने चैनल से भी कभी ना कभी आगे जाके अच्छे डिटेल में रिपोर्ट कीजिएगा। वो रिपोर्ट लायक इशू है। वहाँ पे कुछ ऐसी वन पंचायतें हैं जिन लोगों को विधानसभा में वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जिनको पंचायत चुनाव में और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उनमें वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी हरीश रावत की काफी ज्यादा है। तो ये माना जाता है कि इनका जो 20-22-25 हजार लगभग वोटर्स का एक चंक है, वो चंक सीधा सीधा एक ही पॉकेट में, कांग्रेस के पॉकेट में जाता हुआ दिखता है। तो इसलिए इसी रिसर्च और इन्हीं कारणों की वजह से हरीश रावत को लास्ट टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे उनको सीट पे भेजा गया। तो ये कुछ एजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं जो उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जय सिंह रावत जी। हाँ, राहुल ने विस्तार से बात कर दी, लेकिन मैं जरा खटीमा के बारे में, मेरे को ऐसा लगता था कि धामी साहब के लिए बड़ा कठिन होगा, मुश्किल ही लग रहा था मुझे लगता था कि जीत नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर जो थारू पॉपुलेशन है लगभग 25% के आसपास जो है, तो सुना वो जो मुख्यमंत्री का जो विवेकाधीन कोष है उसका भरपूर उपयोग हुआ है। और लोगों को कैश में तो किसी को भी दे सकते हैं, विवेकाधीन कोष तो दुरुपयोगी होता है, उसका करोड़ों रुपया हो रहा, बढ़ रहा, खैरात की जैसी बढ़ता है, तो वो खूब बढ़ा है वहां पर। तो इसे जो थारू वोट जो उससे निकलने वाला था, वो शायद उन्होंने वो संभाल लिया है। तो मुझे लगता नहीं को ज्यादा खतरा उनके लिए। देखो, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना खतरा पहले नजर मुझे आता था उतना धामी को है नहीं अभी। वही हरीश रावत जी का भी ठीक बताया इन्होंने, वहां पर बिंदु खत्ता एक बड़ी टाउनशिप बन गई है, लेकिन वो अभी जो उसको वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड में है। फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से वहाँ वो रेवेन्यू विलेज पहले नहीं हो पाया। जब रेवेन्यू विलेज में बनेगा तभी तो उसके बाद नगर पालिका या नगर निगम जो भी होगा तब बनेगा। और लगभग उसके मुझे लगता है कि 40-50 हजार पॉपुलेशन है उधर उस क्षेत्र में जो प्रभावित है, जो वन भूमि की वजह से उनको रेवेन्यू विलेज घोषित न होने की वजह से कई सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं से वो लोग वंचित हो जाते हैं। आप विधायक के लिए वोट डाल देंगे, एमपी के लिए वोट डाल देंगे, लेकिन उनकी अपनी पंचायत नहीं है। तो वो समस्या आज है, कई दशकों से ये मामला चला आ रहा है वहां पर उन लोगों के साथ। अब जब से फॉरेस्ट एक्ट आया, स्थिति और भी गंभीर हो गई है। तो हमारी सरकारों ने वो मानवीय दृष्टिकोण उनके प्रति, जैसे चुनावों के दौरान हरीश रावत जी भी वहां गए, उन्होंने कहा कि हाँ
बिल्कुल जायज बात है, ये सारी चीजें बात होगी। एक बार ये भी बोल रहा हूँ, हम बिंदु खट्टा को नगर पालिका का दर्जा दे देंगे, लेकिन वो टेक्निकल बात हुई तो ठीक है भाई, आप जंगल के अंदर कैसे दे देंगे? वो तो अभी कन्वर्ट ही नहीं हुआ। जब हुआ तो लैंड भी तो ट्रांसफर होती है ना, बिना लैंड ट्रांसफर हुए तो आप कैसे वो कर देंगे, हवा में नगर पालिका बना देंगे? तो कुछ चीजों पर होता है ये, इन वास्तव में ये इस समस्या पर, बिंदु खट्टा की समस्या पर आप लोगों को अलग से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जल्द हम इस पर एक रिपोर्ट करेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कोठियाल जी आपका तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। वहीं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे के अलग अलग नतीजे आएंगे और जयंत चौधरी ने कहा कि हमने प्रयास किया है कि महागठबंधन ने जनता के मुद्दे उठाए हैं और इसलिए जनता उन्हें चुनेगी। जो प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीज़ें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है, इस राय से मैं सहमत नहीं। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई किसी की राय लेते हो, वो भी वातावरण देखता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो मतदाता, जो आज यूपी में भय का माहौल बना रखा है, योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं और डराने और धमकाने के अलावा उन्होंने कुछ चुनाव प्रचार में तो कुछ कसर छोड़ी नहीं, कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में एग्जिट पोल आने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। ओपी राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि 10 मार्च को चल सन्यासी मंदिर में गाना बजेगा। खुल करके वोट देने का काम किया, कोई फैक्टर नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे, भाजपा ने वादा किया था, भुगतान नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम गन्ना किसानों को राहत देंगे, राहत इतना दिया कि 50 किलो डाई की बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर लिया। ये भी तो किसान देख रहा है। और इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच में महंगाई कम करने, एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये पूरे देश का सिनेरियो सबको मालूम है। जिस प्रकार से इस देश में कब्जा कर लिया है उन ताकतों ने, जिनका लोकतंत्र में यकीन कभी रहा ही नहीं था, ना पहले था ना आज है ना आगे भविष्य में रहेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति करोगे या जाति के नाम पे राजनीति करते तो आप देखते हो क्या स्थिति होती है। जातिवाद भी आज भयंकर है देश के अंदर। उसी रूप में अगर आप राजनीति करोगे धर्म के नाम पर तो डिवाइड हो जाएगा देश। हिंदू में, मुस्लिम में, यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी है, जैन भी है। तो ये लोकतंत्र में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का कोई स्थान नहीं है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका फायदा उठा के सत्ता में आना एक बात है, और सभी धर्मों को साथ लेके चल के सभी जातियों को, वर्गों को, धर्म को, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल कास्ट भी है, सबको साथ लेके चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जातियों को, सब वर्गों को। वो एक बहुत चैलेंज का काम भी होता है जो निभाया कांग्रेस ने आजादी के बाद में। लगातार
सर्वधर्म समभाव की बात करी और देश यहाँ तक पहुंचा है। आज आधुनिक भारत दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। ये लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेस मुक्त तो कभी भारत बनेगा नहीं, क्योंकि हर घर में कांग्रेस है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर संजय राउत का कहना है कि 10 मार्च को नतीजे के दिन सारे पूर्वानुमान झूठे साबित होंगे। देखो, एग्जिट पोल की बात ऐसी है कि अब तक बहुत साल से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं। बहुत सी एजेंसीज एग्जिट पोल का काम करती है। बात ऐसी है, जब 10 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है। ग्राउंड रियलिटी जो कुछ यानी इलेक्शन कैंपेन के वक्त और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 18 से लेकर 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी खुद होके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। तो एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली। आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए 1 रुपया भी सरकारी खजाने से निकलता है तो सीधे डीबीटी के जरिए उसके खाते में पहुंचता है। तो एक सकारात्मक बदलाव, एक ईज ऑफ लिविंग का जो प्रभाव है उसे महसूस किया है उत्तर प्रदेश। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे छात्रों को भारत वापस लाने का अभियान तेजी से चल रहा है और यूक्रेन से वापस आए छात्रों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने संकट और युद्ध की घड़ी में भी हर एक वो सुविधा विदेश से वापस बच्चों को लाने में दी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे 20,000 के लगभग छात्र यूक्रेन में थे और जैसा आपने स्वयं भी सुना होगा, बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहां 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की। अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसीज, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन से वापस आए हिमाचल प्रदेश के छात्रों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से 418 छात्र वापस आ चुके हैं। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक यूक्रेन से जो बच्चे हमारे संपर्क में थे उसमें से 418 बच्चे वापिस आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। 58 बच्चे 58 जो स्टूडेंट्स हैं वो आने को रहते हैं और अभी तक की जो हमारी सूचना के मुताबिक है वो सभी
सुरक्षित हैं और सरकार की ओर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से यूक्रेन में है, कुछ एडजॉर्निंग जो हमारे देश है वहाँ पर है और उनकी आज यानी 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय और उत्कृष्ट काम करने वाली 29 हस्तियों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया। सभी 28 पुरस्कार प्रदान किए गए। नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, शिक्षा और साहित्य, भाषा विज्ञान, कला और हस्तकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य विषय में काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों और मानव अस्तित्व में उनके योगदान को याद रखने के लिए 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए यह दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास और इस दिन का क्या कुछ महत्व है। देश विदेश में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये महिला दिवस के नाम से है तो ये दिन महिलाओं को ही समर्पित किया जाता है। इस दिन हम देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अपनी छाप छोड़ी है। खास बात यह है कि इस दिन उन महिलाओं को याद किया जाता है जिन्होंने उपलब्धियां, जज्बे के साथ आगे बढ़ने से लेकर कई ऊंचाइयां, कई मुकाम हासिल किए हैं। साथ ही हर परिवार अपने घर की महिलाओं को इस दिन बड़ी धूमधाम के साथ शुभकामनाएं देकर इस दिन को सेलिब्रेट करता है। आइए जानते हैं इस साल की थीम से लेकर इसके इतिहास के बारे में। कब से हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत? हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन देश और दुनिया के लोग महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं और स्पेशल फील कराते हैं। क्या है इसका इतिहास? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यूयॉर्क में एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक सदी पुराना है। इसके बाद सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। उसी दिन से लेकर आज तक कई देश अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। पहले इस दिन कुछ लोग पर्पल कलर के रिबन को पहनकर इस दिन को खास मनाते थे और सेलिब्रेट करते थे। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए इस दिन को खास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही इस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए और उनकी उपलब्धियों पर भी गौर किया जा सके। भारत जैसे देश में महिलाओं को आज किसी से पीछे नहीं माना जाता। कहा जाता है कि बेटियां बेटों से आगे हैं। वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर सबसे आगे रहती हैं और महिला दिवस पर उन्हें विशेष तौर पर स्पेशल फील कराया जाता है और इस बात को गौरव से महसूस किया जाता है कि हमारी महिलाएं हमारे देश को उच्च स्थान तक पहुंचाने में कितनी अग्रसर हैं और देश के प्रति उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि एक महिला ही है जो घर के चूल्हे चौके को संभालने से लेकर देश की उन्नति में अपनी सहभागिता दर्ज कराती है। आज के भारत में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक विकास के पथ पर नहीं चले। उसमें एक जिला बस्तर भी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के मौके पर बस्तर जिले की विभिन्न जगह पर महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बस्तर जिले की महिलाएं भी विकास और महिलाओं को भविष्य में सुरक्षित और मजबूत देखती हैं। हमारे संवाददाता विजय साहुकी ने कुछ महिलाओं से बातचीत की, उनके विचार जानने की कोशिश की और क्या कुछ कहना है बस्तर की महिलाओं का, सुनिए। महिलाओं की दशा और दिशा पर विचार किया जाए तो सर्वविदित है। प्राचीन काल में आलापा, घोषा, गार्गी जैसे महिलाओं ने भी अपना
स्थान बना चुका है। लिहाजा आधुनिक युग में भी देखा जाए तो इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला जैसे महिलाओं ने भी वो अपना स्थान सर्वोच्च बनाए रखा है। मैं महिला दिवस के अवसर पर आज सारे विश्व में बड़े आनंद से, खुशी से मनाया जा रहा है। और आज मैं मौजूद हूँ केशवपाल के क्लस्टर महिला स्वसहायता समूह के जगह में स्थित हूँ मैं। और मैं महिला से जानना चाहूँगा वर्तमान समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, बताना। मेरा नाम खेमेश्वरी नेताम है और मैं केशवपाल क्लस्टर के पीआरपी के पद में पदस्थ हूँ। और सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को विश्व महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए सभी को बधाई देती हूँ। आप सभी को जय बिहान। आज वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। आज 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पहले तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाया जाता था, लेकिन अभी वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए मिली है क्या? जी हाँ, वर्तमान समय में महिलाओं को, पहले तो महिलाओं को उतना जागरूकता नहीं था, ना महिला घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ना कोई महिला मतलब पुरुष से बातचीत नहीं कर रहे थे। अभी महिला हमारे आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर महिला घर से बाहर हमारे महिला दीदी मन को कि हक की और ज़रूरत चाहिए कि हमारे कुछ दीदियां छूट भी जाते हैं। अभी पहले से हमारे महिला दीदी बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन कुछ दीदियां पीछे कुछ परेशानी की वजह से आगे नहीं भी आ पाते। उनको सभी मिलकर हम लोग हमारे बिहान योजना के माध्यम से हम लोग और आगे लाए कि कोई दीदी मतलब पढ़ाई छोड़ के भी आगे नहीं आ सकते हैं, कोई दीदी मतलब कुछ अपने पति गुजर जाने की वजह से भी आगे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग एकजुट होकर उन सभी को हक देना चाहिए कि आगे हर अपना सपना पूरा कर सके। या तो हम लोग किसी हमारे किशोरी हमारे छोटे बच्ची को हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनको भी हम लोग आगे पढ़ा सके कि और आगे ला सके हमारे महिलाओं को। आज मतलब 8 मार्च है, हम हर वर्ष महिला दिवस बनाया जा रहा है। पहले महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी और महिला दिवस ये सब नहीं पता था, नहीं बना रहे थे। अभी बहुत अच्छा से महिला दिवस बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रताड़ित महिलाओं को मदद दी जाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला की सुरक्षा के लिए 300 केंद्र खोले जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बीपीआरएनडी के सौजन्य से कई नई शुरुआतें हम लोग मंत्रालय के माध्यम से कर रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जी के विशेष निर्देश पर बजट में 300 और नए वन स्टॉप सेंटर्स, जिसमें महिला को अगर वो प्रताड़ित है, हिंसा के शिकार है, तो लीगल हेल्प, कानूनी व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, साइको सोशल काउंसलिंग की व्यवस्था है। 300 ऐसे नए सेंटर्स देश में खोले जाने वाले हैं। हमने आज बीपीआरएनडी से निवेदन किया है कि हर सेंटर को देश भर में हर थाने का जो महिला पुलिस का हेल्प डेस्क है उससे हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। देश भर के वन स्टॉप सेंटर्स में भारत सरकार बीपीआरएनडी के सौजन्य से महिलाओं के लिए, विशेषतः लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की कैंप्स और क्लासेस करेंगे। और साथ ही बीपीआरएनडी ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक महिला सुरक्षा की दृष्टि से रोड मैप बनाया। दिल्ली सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर DCW अवार्ड का आयोजन किया गया। दिल्ली महिला आयोग ने पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की, ऐसा कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन सब लोगों को बधाई, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों से मिलके जितनी एनर्जी हम सब लोगों को मिली है वो बयान नहीं कर सकते। आप लोगों ने इतने अच्छा काम किया, इतना
हौसले वाला काम किया, इतना बहादुरी का काम किया है समाज के लिए, देश के लिए। हमें अब सब लोगों के ऊपर गर्व है और आप लोगों से मिलके हम लोगों को बहुत आज ऊर्जा मिली है। मैं दिल्ली महिला आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली महिला आयोग को इतना वाइब्रेंट बनाया है। जैसे अभी स्वाति जी कह रही थी कि इनके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जो दिल्ली महिला आयोग था उसने 8-9 साल में 1 केस किया था और इन लोगों ने 5 साल में 1.25 लाख केस किए हैं। तो किसी भी सरकार में ये जो आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, ये एक्चुअली ये होता है कि भाई अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पे अगर वो करना है तो चेयरमैन बना दो। तो कोई ये सारे चेयरमैन और जितने कमीशन है वो इस तरह के बनाए जाते थे। हम लोगों ने अपना बेस्ट, हमारे पूरे सिस्टम में जो बेस्ट आदमी था स्वाति मालीवाल, उसको हम लोगों ने दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बनाया और आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए ये आप स्वाति जी से सीखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सीखना चाहिए कि महिला आयोग कैसे चलता है। दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए। आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज जो की है, दिल्ली की हर महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। दिल्ली की महिलाओं को यह लगता है कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ हुआ तो मैं 181 पे फोन कर लूंगी। लगता है कि नहीं लगता कि 181 एक ऐसी फोन लाइन बन गई है। किसी के घर में पति ने कुछ कर दिया, बेटे ने कुछ कर दिया, किसी के आग लग गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई, कोई एक ही कंडीशन है, महिला होनी चाहिए। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो एक बार लेडी सिंघम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 70% मौतें 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र में होती हैं। The road safety is the major concern across the world and has become a challenge for developing countries like India. India accounts for about 5 lakhs road accidents annually and one of the highest in the world, in which about 1.5 lakh people die and 3 lakh have serious injuries affecting their livelihood. Unfortunately, 70% of deaths are in the age of group of 18 to 45 years. The road safety is the topmost priority of our government. There is a need for extensive integration of AI-based technology, which will remove human interference and possibility of errors. The artificial intelligence-powered drones and robots can be used for forensic level investigation of road accidents. I encourage use of AI-based solutions. यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा हूं, हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश में हैं। आपको बता दें कि रूसी मीडिया की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये वीडियो जारी कर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि मैं कीव में ही हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा।
जंग के 13वें दिन भी रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के 52 फाइटर जेट 69 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस को जंग में कड़ी टक्कर देने में जुटे यूक्रेन ने दुश्मन देश के मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से यह दावा किया है। यूएनएससी मीटिंग में रूस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले इलाकों से 24 घंटे में 1,68,000 लोगों को सुरक्षित बचाया है। 5,550 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास बिंदु भी स्थापित कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच यह खबर आ रही है और यह खबर आ रही है चीन की मीडिया CGTN के हवाले से। CGTN ने यह बड़ा दावा किया है कि रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। रूस के हवाले से कहा गया है कि पश्चिमी देशों को तेल की कीमतों में $300 प्रति बैरल से अधिक का सामना करना पड़ सकता है और रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन के बंद होने का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकता है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात $2.55 अरब पर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में $1.87 अरब के निर्यात से 36.1% अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीनों में भारत से यूक्रेन को $37.2 करोड़ का निर्यात किया गया। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।